लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किया था आपका क्लोज्ड हेलिकल स्प्रिंग से। ठीक है, आज हम लोग रेक्टेंगुलर या स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के लिए हेलिकल स्प्रिंग में क्या आपका डिफ्लेक्शन होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखो हम लोग टॉर्जन ड्यू टू या टॉर्जन आपका नॉन सर्कुलर शैफ्ट में नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट में होता क्या है कि ठीक है, क्लोज हेलिकल स्प्रिंग है जो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का है। ठीक है, तो जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है, ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ड्यू टू इन द रेक्टेंगुलर या स्क्वायर क्रॉस सेक्शन में वो होता है आपका द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द गिवन बाय टाउ इज इक्वल टू अल्फा टी अपॉन बी एच स्क्वायर। ठीक है, वेयर बी क्या है आपका विड्थ है, एच क्या है आपकी डेप्थ है। ठीक है, और या आपको कभी कभी आपको किसी बुक में देखने को क्या मिलेगा, बी जो है वो आपकी लॉन्गर साइड होगी। ठीक है, लॉन्गर साइड, और एच क्या होगी आपकी स्मॉलर साइड। ठीक है, रेक्टेंगल जब आप बनाओगे तो उसमें क्या होगा, एक साइड स्मॉल होगा और एक आपका छोटा होगा। तो यहाँ पे बी का वैल्यू जो होगा वो लॉन्गर साइड होगा और एच जो होगा स्मॉलर साइड होगा। ठीक है, उस चीज को कंपेयर करके हम लोग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकालते, दैट इज अल्फा टी बी स्क्वायर टी अपॉन बी एच स्क्वायर। ठीक है, वेयर अल्फा जो होता है आपका कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू होती है आपकी वेयर अल्फा इज 3 प्लस 1.8 एच बाई बी। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी होती है 3 प्लस 1/8 एच बाई बी। अब ये वैल्यू डायरेक्ट लिखी गई है, क्यों लिखी जा रही है ये वैल्यू डायरेक्ट, क्योंकि आपको जो टॉर्जन था, ठीक है, टॉर्जन वाले चैप्टर में आपको नॉन सर्कुलर शाफ्ट भी पढ़ना था। ठीक है, तो आपके सिलेबस में नहीं था वो चीजें, इस वजह से वो आपको डिस्कस नहीं किया गया था। ठीक है, अगर आप किसी को पढ़ना होगा तो आर के राजपूत या आर के बंसल की बुक में नॉन सर्कुलर शाफ्ट का आप चैप्टर खोलना, वहां पे दिया हुआ है कि कैसे नॉन सर्कुलर शाफ्ट में हम लोग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये आपका हो गया ये। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं ये, वी नो दैट कैपिटल टी इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू आर। कैपिटल टी क्या होता है, डब्ल्यू इंटू आर होता है। आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू पुट करो, तो पुट द वैल्यू ऑफ कैपिटल टी इन इक्वेशन 1। कैपिटल टी क्या है, ट्विस्टिंग मोमेंट है। कैपिटल टी क्या है, ट्विस्टिंग मोमेंट है। तो इक्वेशन 1 आपका क्या हो जाएगा, अल्फा डब्ल्यू इंटू आर अपॉन पी एच स्क्वायर। ठीक है, आपका ये हो जाएगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नाउ इस पर्टिकुलर शाफ्ट में, ठीक है, जब भी हम लोग रेक्टेंगुलर या सर्कुलर शाफ्ट की बात करते हैं तो जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, वेरी करता रहता है। ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होता है, अराउंड द सेक्शन वेरी करता है। तो उस वेरिएशन को हटाने के लिए, ठीक है, उस वेरिएशन को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं,
कांस्टेंट बोल सकते हो या फिर करेक्शन फैक्टर बोल सकते हो, ठीक है। टू रिड्यूस द फ्लक्चुएशन in the value of shear stress, we apply a correction factor K, correction factor K, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं K जो कांस्टेंट है इसका नाम होता है आपका वॉल्स करेक्शन फैक्टर, ठीक है। इसका क्या नाम है आपका वॉल्स, वेयर K is वॉल्स करेक्शन फैक्टर। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पर्टिकुलर करेक्शन फैक्टर का या इस पर्टिकुलर जो भी वेरिएशंस था आपका शियर स्ट्रेस में, उसको इन्होंने वेरीफाई किया था, इस वजह से इनके नाम पे एक करेक्शन फैक्टर पड़ा, दैट इज द वॉल्स करेक्शन फैक्टर, ठीक है। तो अब इस फैक्टर को अप्लाई करेंगे हम अगर टाउ के फॉर्मूले में, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हमारा हो जाएगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज tau into alpha WR upon BH square into K, ठीक है। और K की वैल्यू आपकी होती है where K is equal to 4s minus 1 upon 4s minus 4 plus 0.615 upon s, ठीक है। K की वैल्यू क्या होती है 4s minus 1 upon 4s minus 4 plus 0.615 upon s, where S is स्प्रिंग इंडेक्स। S क्या है आपका स्प्रिंग इंडेक्स है, क्लियर, ठीक है। और स्प्रिंग इंडेक्स निकालने का आपका फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मीन रेडियस अपॉन साइड ऑफ ए सेक्शन, साइड ऑफ अ सेक्शन परपेंडिकुलर टू स्प्रिंग एक्सिस। स्प्रिंग एक्सिस से जो भी साइड आपका होगा उस साइड के वैल्यू को हम लोग लेंगे और वहां से हम लोग स्प्रिंग रेडियस का स्प्रिंग इंडेक्स आपका फाइंड आउट करेंगे। टिल नाउ क्लियर, यहां तक क्लियर है। अगर किसी को कुछ डाउट है तो हैंड रेज करो, एनीवन। चलो ठीक है, अब देखो यहां से हम लोग को पर्टिकुलरली फाइंड क्या करना है, हम लोग को डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। हम लोग का जो मेन मोटिव है वो क्या फाइंड आउट करना है, डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। जब रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में डिफ्लेक्शन की बात होती है तो डिफ्लेक्शन जो आपका होगा वो आपका क्या होगा, डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, मीन रेडियस का एंगल से, ठीक है। और यहाँ पे एंगल आपका जो है जो थीटा है, एलेक्स एंगल है, उसका वैल्यू है बीटा बी एच क्यूब इंटू टी एल बाई सी, ठीक है। ये वैल्यू भी आपको जब नॉन सर्कुलर सेक्शन पढ़ोगे तो वहां पे ये वैल्यूज मिल जाएगी, सारा डेरिवेशन वहां पे है, ठीक है। तो यहां से ये फॉर्मूला आपका डिफ्लेक्शन का क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू आर बीटा बी एच क्यूब इंटू टी एल बाई सी, टी एल बाई सी।
ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग इस डेल्टा को, ठीक है, फाइंड आउट करेंगे। तो देखो यहाँ पे बीटा की वैल्यू फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन डिफाइन है। फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन बीटा इज गिवन बाय, बीटा की वैल्यू होती है आपकी 3.5 बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है। एल आपका क्या है? एल आपका टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग या वायर ले लो। ये क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर इंटू एन, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइल्स। ठीक है। एंड कैपिटल टी की वैल्यू कितनी होगी? डब्ल्यू इंटू आर, दैट इज कैपिटल टी क्या है आपका? ट्विस्टिंग मोमेंट है। क्लियर? अब इन तीनों वैल्यूज को हम लोग अपने इक्वेशन नंबर, जो डेल्टा का इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर आप 3 एज्यूम कर लो, दैट इज द इक्वेशन नंबर 3। पुट the above values in equation 3 we get। ठीक है। इक्वेशन 3 में इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आएगी, दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू 3.5 बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू डब्ल्यू इंटू आर इंटू 2 पाई आर इंटू एन इंटू आर अपॉन बी एच क्यूब इंटू सी। ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करो तो यहाँ पे आपका डेल्टा इज इक्वल टू आ जाएगा 7 पाई डब्ल्यू आर क्यूब एन अपॉन सी बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन बी क्यूब एच क्यूब। ठीक है। डेल्टा की वैल्यू आपकी आ जाएगी इतना, मतलब किसी भी स्प्रिंग का अगर रेक्टेंगुलर या स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी होगी? 7 पाई डब्ल्यू आर क्यूब एन अपॉन सी बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन डी क्यूब प्लस एच क्यूब। क्लियर? ठीक है। तो ये होता है आपका डिफ्लेक्शन की वैल्यू। तो इस यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। क्लियर? अब देखो बात आ रही थी कि स्प्रिंग इंडेक्स हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है। स्प्रिंग इंडेक्स कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो स्प्रिंग इंडेक्स फॉर सर्कुलर सेक्शन, ठीक है, सर्कुलर सेक्शन के लिए एस की वैल्यू हो जाएगी आपकी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। कैपिटल डी क्या है आपका? डाया ऑफ द या मीन डाया ऑफ द स्प्रिंग बोल सकते हो। स्मॉल डी क्या है आपका? डाया ऑफ द कॉइल। ठीक है। वेयर कैपिटल डी इज द मीन डायामीटर ऑफ स्प्रिंग, होल स्प्रिंग की बात हो रही है। स्मॉल डी क्या है आपका? डायमीटर ऑफ द वायर, सिंगल वायर का डाया। क्लियर? नाउ नेक्स्ट आपका आता है फॉर रेक्टेंगुलर या स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के लिए। फॉर रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, ठीक है, इसके लिए आपका फॉर्मूला है स्प्रिंग इंडेक्स, दैट इज एस इज इक्वल टू 2 अपॉन साइड
of section perpendicular to spring axis, ठीक है। अब सोचो ये ठीक है, ये हमारा स्प्रिंग है और इस पे लोड लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आर तो हमको पता होगा क्योंकि आर हमारा मीन रेडियस है, ठीक है। हमको क्या फाइंड करना है, साइड ऑफ सेक्शन परपेंडिकुलर टू स्प्रिंग एक्सिस, ठीक है। रेक्टेंगुलर सेक्शन जब होगा हमारा तो कुछ इस तरीके से होगा, रेक्टेंगुलर सेक्शन हमारा कुछ इस तरह से होगा। अगर सपोज ये एक्सेस हमारा स्प्रिंग एक्सिस है, एक्स एक्स हमारा क्या है, स्प्रिंग एक्सिस है, तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है दैट इज द डेप्थ, दैट इज द एच। अगर ये एच यहाँ पे है तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा 2r/h, ठीक है, 2r/h। यहाँ पे एज अ एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा h ही होगा, क्लियर। सपोज वाई वाई अगर एक्सिस हो जाता है तो परपेंडिकुलर इस एक्सिस के कौन सा साइड परपेंडिकुलर है, दैट इज द p, विड्थ। तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, 2r/p, क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, स्प्रिंग इंडेक्स फाइंड करोगे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में या इस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में, ठीक है। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए फॉर्मूला आपका कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ठीक है। रेक्टेंगुलर या स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के लिए आपका फॉर्मूला है दैट इज 2r/ साइड ऑफ सेक्शन परपेंडिकुलर टू स्प्रिंग एक्सिस, ठीक है। अब जो भी एक्सिस होगा उसके परपेंडिकुलर जो भी साइड होगा उस साइड को हम लोग अज्यूम कर लें, क्लियर। ये आपको क्लियरली दिया होगा कौन से एक्सिस पे हम लोग को स्प्रिंग की एक्सिस कौन सी है, ये क्लियरली गिवन होगा, ठीक है। यहां तक किसी को कुछ डाउट? नाउ नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग सब्जेक्टेड टू एक्सियल ट्विस्ट, ठीक है। अगर उस पे क्या प्रोवाइड हो रहा है, एक्सियल ट्विस्ट अगर लग रहा है तो उस केस में आपका एंगल ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। उस केस में आपका एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा और कितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड होगी, ये दो चीज हम लोग को फाइंड करना है कि अगर किसी भी क्लोज्ड हेलिकल स्प्रिंग पे हमारा एक्सियल ट्विस्ट अप्लाई हो रहा है, एक्सियल ट्विस्ट अप्लाई हो रहा है, तो वहां पे हम लोगों को एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा और एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी, ठीक है। अब जब भी हम लोग, यहाँ ध्यान दो, जब भी हम लोग स्प्रिंग पे कपल प्रोवाइड करेंगे दैट इज द एक्सियल ट्विस्ट प्रोवाइड करेंगे, तो उस ट्विस्टिंग की वजह से क्या होगा आपका, उस पर्टिकुलर ट्विस्टिंग की वजह से क्या होगा कि बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा, ठीक है। व्हेन अ ट्विस्टिंग couple is applied to the spring,
जब भी हम लोग किसी भी एक्सियल किसी भी क्लोज हेलिकल स्प्रिंग को एक्सियल ट्विस्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ड्यू टू एक्सियल ट्विस्टिंग उसमें क्या होगा, आपका बेंडिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। जब भी हम पर्टिकुलर स्प्रिंग में ट्विस्टिंग मोमेंट या एक कह सकते हो एक्सियल ट्विस्ट या कपल प्रोवाइड करोगे, तो वहां पे क्या होगा, कुछ ना कुछ बेंडिंग इफेक्ट होगा, और उसी बेंडिंग इफेक्ट की वजह से, ठीक है, उसी बेंडिंग इफेक्ट की वजह से वहां पे क्या होगा, आपका स्ट्रेन एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, या स्टोर्ड होगी। पर्टिकुलर ड्यू टू बेंडिंग इफेक्ट वहां पे क्या होगा, स्टोर जो एनर्जी स्टोर्ड होगी या जो भी एनर्जी आपको स्टोर करोगे, वो ड्यू टू किसकी वजह होगा, ड्यू टू बेंडिंग फोर्स होगा। और उसी पर्टिकुलर बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से ही हमारे पास क्या आएगा, बेंडिंग उसी बेंडिंग इफेक्ट की वजह से हमारे पास क्या आएगा, बेंडिंग स्ट्रेस की भी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट लिख लो, दैट इज व्हेन वी अप्लाई ट्विस्टिंग कपल, दैट इज एक्सियल ट्विस्ट, ठीक है। इसी को क्या हम लोग बोलेंगे, एक्सियल ट्विस्ट बोलेंगे। टू द स्प्रिंग टू द स्प्रिंग parallel to axis, parallel to the axis of spring wire, there is a there is a bending effect on it, there is a bending effect on it, ठीक है। इसको आप लोग क्या करना, प्रैक्टिकल थोड़ा कोशिश करना समझने के लिए। जब आपके पास कोई भी एक क्या करना, स्प्रिंग वायर अगर घर में होगा, उसको लेना और उसमें क्या करना, ट्विस्टिंग प्रोवाइड करना। तो जब उसमें ट्विस्टिंग प्रोवाइड करोगे तो देखोगे क्या होगा कि वो जो पर्टिकुलर आपका पूरा स्प्रिंग है उसमें थोड़ा सा ही या बहुत आप बोल सकते हो नॉमिनल या कंसिडरेबल अमाउंट आपका क्या होगा, वहां पे सैगिंग या हॉगिंग की कंडीशन आएगी। जब भी उस पे आप कपल प्रोवाइड करोगे तो वहां पे कुछ ना कुछ क्या होगा, बेंडिंग की बेंडिंग मोमेंट या बेंडिंग आपको दिखता हुआ मिलेगा, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर कपल की वजह से हमारे पास क्या आएगा, एंगल ऑफ रोटेशन आएगा, और जो बेंडिंग इफेक्ट आ रहा है उसकी वजह से हमारे पास क्या आएगा, बेंडिंग स्ट्रेस आएगा। और बेंडिंग स्ट्रेस अगर आ रहा है तो हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी कुछ ना कुछ स्टोर्ड होगी। तो वो दोनों वैल्यूज क्या होंगी उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो कुछ नोटेशंस है, पहले उसको देख लो। दैट इज N1 क्या है आपका, नंबर ऑफ coils before the application of twisting moment, N2 क्या है, number of coils after the application of twisting moment, phi, that is angle of rotation, I, capital I, that is moment of inertia, of coil section. Now R1, mean radius of coil, R2, changed mean radius, sigma B, that is bending stress, and the E is Young's modulus of velocity. ठीक है, जिस मटेरियल का वो बना होगा कॉइल, उसका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। अब यहां से अगर इनिशियल कर्वेचर फाइंड आउट करो, ठीक है,
इनिशियल कर्वेचर, तो आपका क्या आएगा 1/r1 आएगा, ठीक है। ये एक इनिशियल कर्वेचर आप किस उससे फाइंड आउट करोगे, टॉर्जन वाले केस से या बेंडिंग वाले केस से फाइंड आउट करो, ठीक है। टॉर्जन या बेंडिंग में जो भी इफेक्ट आता था, ठीक है, बेंडिंग में हम लोग क्या मानते थे कि अगर किसी भी बॉडी में बेंडिंग हो रहा है तो जो कर्वेचर आएगा वो एक सिंगल रेडियस के अलोंग पूरी बॉडी क्या होगी, टर्न करेगी। पूरी बॉडी अगर जो बेंड हो रही है वो एक सिंगल कर्वेचर के अकॉर्डिंग करेगी। एजम्पशन याद करो, बेंडिंग जब फ्लेक्सुरल स्ट्रेस पढ़ रहे थे तो हम लोग का एजम्पशन यही था कि पूरी बॉडी अगर बेंड कर रही है तो जो बेंडिंग हो रही है वो एक सिंगल रेडियस ऑफ कर्वेचर में फॉलो करेगा, ठीक है। तो वहां से आपका इनिशियल कर्वेचर हम मान लेते हैं दैट इज 1/r1 आ रहा है, और आपका जो फाइनल कर्वेचर आ रहा है, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन द रेडियस, वो कितना आ रहा है 1/r2, ठीक है। कितना आ रहा है 1/r1 और 1/r2, क्लियर, ठीक है। नाउ चेंज इन कर्वेचर कितना होगा, चेंज इन कर्वेचर, चेंज इन कर्वेचर क्या होगा आपका फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, क्लियर, ठीक है, यहां तक क्लियर। नाउ नाउ as per bending equation, yeah, according to bending equation, now according change in curvature आपका क्या होगा, that is final curvature minus initial curvature, and now now according to, yeah, as per bending equation, as per bending equation, m upon ei is equal to m upon ei is equal to 1/r, or we can write as m upon ei is equal to 1 upon r2 minus 1 upon r1, ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं, क्लियर, ठीक है, यहां तक। नाउ इसके बाद क्या होगा, जो हमारा टोटल स्प्रिंग है, ठीक है, जो टोटल स्प्रिंग है उसकी जो लेंथ है वायर की वो चेंज नहीं होगी, ठीक है, जो लेंथ ऑफ द वायर है वो चेंज नहीं होगा। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, टोटल लेंथ ऑफ द वायर, टोटल लेंथ ऑफ द वायर दैट इज एल, क्या हो जाएगा आपका 2πr1n1 इज इक्वल टू 2πr2n2, ठीक है, क्या हो जाएगा 2πr1n1 एंड 2πr2n2। नाउ we can write as helix angle, or now helix angle निकालोगे, helix angle for first curvature, तो हेलेक्स एंगल फॉर फर्स्ट कर्वेचर क्या होगा 2 पाई, और जितने क्वाइल्स हैं हमारे, ठीक है, 2 पाई इंटू जितने क्वाइल्स हैं। सिमिलरली आफ्टर द एप्लीकेशन फॉर N2, तो 2 पाई इंटू N2। तो ये जो दो एंगल्स हैं, ये जो दो हमारे एंगल्स बन रहे हैं, एक को इनिशियल कर लो एक को फाइनल कर, दैट इज दिस इज द इनिशियल हेलेक्स एंगल एंड दिस इज द फाइनल हेलेक्स एंगल। ये क्यों बन रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने एज्यूम किया है कि आपका जो टॉर्क या ट्विस्टिंग लग रहा था एक्सियल ट्विस्ट, स्टार्टिंग में नंबर ऑफ कॉइल्स कुछ और थे और बाद में नंबर ऑफ कॉइल्स कुछ और हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू एक्सियल ट्विस्ट नंबर ऑफ वायर्स, नंबर ऑफ कॉइल्स क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है, एक्चुअली ये चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ये एज्यूम कर रहे हैं कि हो सकता है कि ड्यू टू एक्सियल ट्विस्ट वहां पे कोई एक वायर क्या होगा ब्रेक होके वो दो पार्ट में हो जाए, या उसकी लेंथ क्या हो इतनी इंक्रीज कर जाए कि उसको हम लोग दो क्वाइल अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहां से फाइनल आप क्या होगा, एंगल फाइंड आउट कर लिए, तो यहां से हम लोग हेलेक्स एंगल, हेलेक्स पर एंगल ऑफ रोटेशन निकाल लेंगे, एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करेंगे, जिसकी वैल्यू क्या होगी, आपकी फाइनल हेलेक्स एंगल माइनस इनिशियल हेलेक्स एंगल होगा। ठीक है, फाइनल हेलेक्स एंगल माइनस इनिशियल हेलेक्स एंगल होगा, दैट इज 2πn2 माइनस 2πn1। फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2πn2 माइनस n1। क्लियर? तो यहां से एंगल ऑफ रोटेशन हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 2πn2 माइनस 2πn1। क्लियर? क्लियर है? ठीक है, तो इक्वेशन 2 या आपका जो एंगल ऑफ रोटेशन होगा वो कितना होगा आपका, 2πn2 माइनस n1। क्लियर? अब नाउ ये जो इक्वेशन था, लेंथ ऑफ वायर का जो फॉर्मूला था, यहां से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, 1/r1 और 1/r2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रॉम द लेंथ ऑफ वायर, फ्रॉम द लेंथ ऑफ वायर इक्वेशन, 1/r1 is given by, or we can write as r1 is given by, r1 is equal to, लिख लो तो वहां वैल्यू फाइंड आउट करने में इजी रहेगा, r1 is equal to l upon 2πn1 and r2 is equal to l upon 2πn2। ठीक है, इस वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। दैट इज इक्वेशन 1 क्या था, m by ei is equal to 1 by r2 minus 1 by r1। तो यहां से हो जाएगा 1 upon l by 2 pi n2 minus 1 upon l by 2 pi n1, और m by ei is equal to, ये आ जाएगा 2 pi l n2 minus n1। ठीक है, और वी कैन राइट एज, और वी कैन राइट एज 2 पाई n2 माइनस n1 क्या आपका 5, और ये नीचे l, तो यहां से आपका फॉर्मूला बन जाएगा m अपॉन ei इज इक्वल टू 5 बाई l व्हेन स्प्रिंग इज subjected to axial twist, or phi is equal to ml upon ei। angle of rotation is also given by ml upon ei। ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन को हम लोग किस फॉर्मूले से और देख सकते हैं, दैट इज द ml अपॉन ei। क्लियर? ठीक है, तो यहां से आप क्या करो, वैल्यूज पुट करो। ठीक है, तो m की वैल्यू रहने दो, दैट इज l की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ l, दैट इज 2 pi r into n, n1 n2 सेम। ठीक है, e into pi by 4 64 d पे पावर 4, दैट इज द वैल्यू ऑफ i, दैट इज द वैल्यू ऑफ i। क्लियर? यहां से आपका फाई का फॉर्मूला बनेगा, दैट इज 128 m r n e d पे पावर 4। so this is the formula for angle of rotation in terms of mean radius, moment, number of coils, modulus of elasticity and the dia of a single wire। क्लियर? एंगल ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला आपका ये हो गया। ठीक है, नाउ बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है आपका, m by z। बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, m by z, और वी कैन राइट एज my upon i, my upon i, वेयर y क्या होगा आपका d by 2 होगा फॉर सिंगल कॉइल, और यहाँ पे i की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 64
4 d पे पावर 4, और वी कैन राइट एज बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू 32 m अपॉन पाई डी क्यूब। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो गया आपका 32 m अपॉन पाई डी क्यूब। तो एंगल ऑफ रोटेशन पता चल गया, बेंडिंग स्ट्रेस पता चल गया। ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन पता चल गया और बेंडिंग स्ट्रेस पता चल गया। नाउ वी कैन calculate the energy stored। ठीक है, तो एनर्जी stored that is U is equal to, यहाँ पे वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या होता है इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था, दैट इज हाफ W इंटू डिफ्लेक्शन, हाफ W इंटू डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे W भी नहीं है, डिफ्लेक्शन भी नहीं है, तो उससे रिलेट करके देखो तो क्या होगा, हाफ यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट हो रहा है, ठीक है, इनटू एंगल ऑफ रोटेशन हो रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा, दैट इज हाफ m इंटू फाइव। अब यहाँ पे m और फाइव की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे और यहाँ से आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे एनर्जी स्टोर्ड क्या होता है। किसी एक को चेंज कर लो, m को रहने दो, फाइव की वैल्यू रखो, दैट इज ml अपॉन ei, और हाफ m स्क्वायर l अपॉन ei। ठीक है, पुट m की वैल्यू आप पुट करोगे बेंडिंग स्ट्रेस वाले फॉर्मूले से, और u इज इक्वल टू 1/2 m स्क्वायर, दैट इज सिग्मा b पाई डी क्यू बाई 32 का होल स्क्वायर इंटू l अपॉन e इंटू पाई बाई 64 डी क्यूब। ठीक है, और u इज इक्वल टू सिग्मा b स्क्वायर इंटू पाई डी स्क्वायर l अपॉन 4 इंटू 8 e, और u इज इक्वल टू सिग्मा b स्क्वायर अपॉन 8 e इंटू पाई डी स्क्वायर l by 4, that is the strain energy stored, or we can write as u is equal to sigma b square upon 8 e into volume of spring wire। ठीक है, तो आपका जो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होगा दैट इज द सिग्मा बी स्क्वायर इनटू वॉल्यूम ऑफ स्प्रिंग वायर अपॉन 8e। क्लियर? तो जब भी किसी भी स्प्रिंग पे हम लोग एक्सियल ट्विस्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है, एक्सियल ट्विस्ट अप्लाई करेंगे, तो हम लोगों का जो एंगल ऑफ रोटेशन होगा वो क्या होगा आपका 128 mrn अपॉन ed पे पावर 4। बेंडिंग स्ट्रेस जो होगा वो होगा 32 m पाई डी क्यूब, एंड एनर्जी स्टोर्ड होगा दैट इज सिग्मा बी स्क्वायर अपॉन 8e इंटू वॉल्यूम ऑफ स्प्रिंग। क्लियर? तो यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग वन बाय वन।